हेलो अभी चल रहा है वीडियो। हेलो अभी क्लियर है सभी को? अभी चल रहा है वीडियो। वो आज मेरे यहाँ पे सेटिंग्स में मेरे एंड से इशू हुआ था, डेवलपर्स का कोई फॉल्ट नहीं था। थोड़ा हम भी टेक्नोलॉजी में कभी कभी इधर उधर हो जाता है और चीज़ें भी कभी कभी सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसा हो रहा था ना कि तुमको बता देते हैं क्या हुआ कि कैमरे का ना साउंड भी आ रहा होगा, अब तो सब आ रहा होगा। कैमरे का ना आउटपुट जो उधर जा रहा था वो इशू करने लग गया था। कैमरे का आउटपुट उधर जा रहा था, उधर ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, सिर्फ ये नीचे वाली पट्टी दिखाई पड़ रही थी। ये जो पट्टी चल रही है ना नीचे येलो वाली, सिर्फ वो दिखाई पड़ रही थी, बाकी स्क्रीन ब्लैक थी। तो मैं आता तो भी इशू रिजॉल्व नहीं होता। और काफ़ी चीज़ें टेक्निकल इन्वॉल्व होती हैं, कोई एक चीज़ होती नहीं है, तो उसमें से कोई भी एक चीज़ इधर उधर होती है तो टेंशन होने लगता है। तो जब भी ऐसा हो तो परेशान मत हुआ करो, वेट फॉर नेक्स्ट 5 to 7 और 10 मिनट्स, और उसके बाद अगर नहीं होता है देन रिलैक्स, वापस जाओ आराम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ऐसा कभी भी इशू, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लाइव क्लासेस रन करना एक चैलेंज है जो कि मुझको धीमे धीमे समझ में आया है। हेलो एवरीवन, अब वीडियो ओपन हो गया होगा अब तो सबका, किसी का नहीं हो रहा है तो पीछे जाके वापस आ जाओ। ओके सबका। तो लाइव क्लास में जब भी ऐसा इशू हो, जैसे आज हुआ 5 to 7 मिनट्स हम लोग लेट हो गए, 7 मिनट्स, तो कभी ऐसा इशू हो 7 to 10 मिनट्स हो तो 10 मिनट ज्यादा वेट भी मत किया करो, देन गो बैक रिलैक्स। कोई बात नहीं, उस दिन का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे एक दिन का, ठीक है। अभी साल भर क्लास चलनी है, आपके 200 वीडियोस करीब आने हैं, ठीक है। 200 वीडियो में खत्म हो जाएगा, 210 220 वीडियो में सब खत्म हो जाएगा, एकदम टेंशन मत लेना। कई लोग सोच रहे हैं कि पहला चैप्टर इतना लंबा खिंच गया है तो फिर दूसरा चैप्टर इतना लंबा, देखो अभी स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बहुत लंबे लंबे खींचेंगे, चाहो तो यूट्यूब पे जाके देख लो 17-18 वीडियो। यहाँ तो हमारी खैर 20-22 वीडियो हो जाएगी डीपीपी सॉल्विंग, और यहाँ पे टॉपिक्स भी एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे करा रहे हैं इस चक्कर में। तो अभी 220-210 वीडियोस आने हैं, तो बीच में कभी कभी ऐसा होगा, है ना, 10% चांसेस ऐसे होंगे, मतलब 20-30 वीडियो ऐसे होंगे जहां पे लाइव गाने में किसी दिन इशू, जैसे आज मैंने देखा तो मेरे को थोड़ी देर इशू ही नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ। तो खैर एनीवेज, लेट्स एंड दिस, स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए, सांप की कहानी आज आ जाएगी शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, हाँ या ना? यस सर, स्टार्ट किया जाए कहानी आज की, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द ग्लिच दैट हैपेंड। डेफिनेटली मैं तो खड़ा था, पढ़ाने के लिए तैयार था, कैमरे का आउटपुट उधर सही से नहीं जा रहा था। शुरू किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। आई होप आपको मजा आ रहा होगा लक्ष्य बैच में। अब मजा आ रहा है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया सवाल कर रहे हैं, डीपीपी का सोल्यूशन अभी आने वाला है, अब एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। ये हफ्ता हो जाए, टॉपिक्स पढ़ा दे, फिर डीपीपी नंबर वहां की आपकी जो बची हुई है 6, 7 और इधर की जो डीपीपी 8, 9 जो बन गई हैं, सबको एक साथ हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड, और आज है उसका लेक्चर नंबर 16, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर्स एंड शेल्स, ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स एंड शेल। थैंक यू, सभी लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप ही लोग वो लॉयल स्टूडेंट्स हो, या लॉयल फैन बोल लो, या लॉयल सब्सक्राइबर्स बोल दो, जिनकी वजह से ये टारगेट अचीव हुआ है। भाई लॉयल इसलिए हो कि आप यहाँ तक आए, मेरे ऊपर इतने दिन ट्रस्ट किया, लाइव क्लासेस नहीं रन हुई, स्टिल आप लोग ने होल्ड ऑन किया। कई बच्चे परेशान हुए, बीच में उल्टा सीधा भी हुआ, बट फाइनली आपने इतना ट्रस्ट किया और आज लाइव क्लासेस सक्सेसफुली रन हो रही हैं। ऐप में छोटे मोटे इश्यूज हैं, उसके लिए नीचे स्ट्रिप चल रही है, वो इश्यूज धीमे धीमे रिजॉल्व होते जाएंगे, जैसे कि किसी की डीपीपी ना डाउनलोड होना, ऐसा वैसा। जो टेलीग्राम, अभी हमने ऐसा कोई चैनल नहीं बनाया है, टेलीग्राम का कोई लिंक नहीं है। जिनकी डीपीपी और नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं वो होप्स अलाइव 406 पे मेल करें, उनको हम एक टेलीग्राम चैनल पे ऐड करके डीपीपी और नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आई रिपीट, जिनकी डीपीपी और नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं वो होप्स अलाइव 406 पे मेल करें, उनको हम वहां पे hopesalive406@gmail.com पे मेल करें, उनको हम वहां से एक टेलीग्राम लिंक का एक्सेस दे रहे हैं, जहां पे आप जाके डीपीपी और नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का गोल है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स एंड शेल्स पढ़ना। पिछले लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, सिलेंडर्स, है ना, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये सब पढ़ा था। आज हम स्फीयर्स और शेल की बात करेंगे और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअल सवाल लगाएंगे, और साथ में आपके लिए होमवर्क भी लेके आए आज हम, होमवर्क का सवाल, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो। अब मुझे एक बात बताओ कि कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? कल पढ़ा चुके हैं। कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? सभी लोग बताओ, कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? सरफेस पे चार्ज होता है, एकदम सही। तो अगर मैं इस स्फीयर को, चाहे ये सॉलिड हो चाहे ये हॉलो हो, अगर ये सॉलिड है मतलब अंदर तक पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर या मेटल भी लिखा हो सकता है बच्चों,
कंडक्टिंग की जगह कहीं पे मेटल लिखा हो तो भी सेम कहानी होगी। कोई मेटेलिक स्फीयर है, सॉलिड है, और उसको हम ढेर सारा चार्ज अंदर घुसा के दे देते हैं, तो क्या होगा, जैसे हमने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेगा और दूर दूर जाने की कोशिश करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ये पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल होकर मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जाएगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जा सकता है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। क्यों गया, क्योंकि चार्ज में आपस में रिपल्शन होता। यहीं पे नेगेटिव चार्ज देते तो नेगेटिव चार्ज में आपस में रिपल्शन होता, मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जाने की कोशिश करते। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है चार्ज को मूव करने देता है, तभी तो उसको कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्ट होने देता है। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस दूर जाके सरफेस पे रुक जाते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरफेस से बाहर क्यों नहीं चला जाता, हवा में क्यों नहीं चले जाता, क्योंकि कंडक्टर से सरफेस तक और एयर तक वो कंडक्ट नहीं होता। अगर बाहर भी कोई कंडक्टर हो तो वो बाहर ट्रांसफर हो सकता है। तो यहीं पे हम एक बात नोट करेंगे जो शायद हमने कल भी की थी, क्या, एनी चार्ज कल भी लिखा था हमने, गिवन टू अ कंडक्टर, सभी लोग बोलो क्या होगा, एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यही होगा। आप कंडक्टर को कोई भी चार्ज दोगे तो वो कहां पे पहुंच जाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आप कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज भर दोगे, चाहे वो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, क्यूब हो, कैसा भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का, अगर आप उसमें कोई चार्ज भरोगे तो वो चार्ज अंदर नहीं रुकेगा, वो ऐसे करते 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 सरफेस पे पहुंच जाएगा ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। ऐसा हुआ। अब बच्चों क्योंकि चार्ज सरफेस पे आ गया तो हमें एक टर्म सीखना होगा, सिग्मा। सबको याद होगा सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। पिछले लेक्चर में इसके बारे में बहुत बात हुई थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या सिंपल शब्दों में कहें तो सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिंपल शब्दों में चार्ज अपॉन एरिया इज नोन एज सिग्मा। क्लियर है? हाँ, आज कैविटी की बात भी होगी, बिल्कुल होगी। क्लियर है यहां तक? नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे आज क्या, आज का हमारा एम क्या है, हमारा एम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना इस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। फिर हम यहां पे 2 पॉइंट्स लेंगे जैसे पिछले लेक्चर में लिया था। एक पॉइंट कहां पे लेंगे, कहीं इनसाइड लेंगे, एक पॉइंट कहां पे लेंगे, कहीं आउटसाइड लेंगे। तो पहले आउटसाइड की कहानी पढ़ लेते हैं, फिर इनसाइड की कहानी पढ़ लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आ जाओ, और गॉस लॉ की हेल्प लेंगे। आ जाओ भाई। तो पहले हमने बात की आउटसाइड की, कि इस कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम कहां जाएंगे आउटसाइड में, हम जाएंगे एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। पिछली बार सिलेंडर में कहां जा रहे थे, आर फ्रॉम एक्सिस, आज आर फ्रॉम सेंटर चले जाएंगे। यानी सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पे हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों क्या करेंगे, यहां पे क्या बनाएंगे, सभी लोग बोलो क्या बनाना पड़ेगा। यहां पे वीडियो ओपन तो हो गया, किसका नहीं ओपन हो रहा। ये जो लोग गलत कमेंट करते हैं, कल ऐसे 6 बच्चे बैच से बाहर हो गए हैं, आप कहो तो मैं उनका नाम पढ़ के भी बता दूं। कल हमने 6 बच्चों को बैच से बाहर कर दिया है। शशांक गौर, अंकित यादव, सोहम दास, कार्तिकेय डे, अभिषेक वर्मा, प्रियेश कुमार एंड अर्नव आर्या। आई रिपीट, शशांक गौर, अंकित यादव, सोहम दास, कार्तिकेय डे, अभिषेक वर्मा। तो ऐसे लोगों को हम लोग बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, और रिफंड का भी कोई भरोसा नहीं है कि इनको हम रिफंड दें कि नहीं देंगे। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है रिफंड की भी ऐसे लोगों को। सो ऐसे कोई भी यहाँ पे गलत कमेंट्स मत करो जिससे पढ़ाई डिस्टर्ब हो और आप बैच से बाहर हो जाओ। अब यहां पे हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, है ना। गॉस लॉ लगा के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, कई लोग बोल रहे हैं सिलेंडर, कई लोग कह रहे हैं स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। भाई आपको गॉसियन सरफेस ऐसा बनाना होता है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिकल हो। तो इसके अबाउट अगर एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएं तो मेरे ख्याल से तो वो एक स्फीयर बनेगा। तो हमने एक स्फीयर बना लिया, ठीक है, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अच्छा, क्योंकि हम आउटसाइड चले गए हैं बच्चों, तो जिस टाइम जो स्मॉल आर है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दिख भी रहा है। अब हमें इस बड़े स्फीयर की अंदर से फ्लक्स निकालना होगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, हमें निकालना है नेट फ्लक्स थ्रू आर गॉसियन सरफेस। ये स्फीयर हमारा क्या बन गया, गॉसियन। देखो शुरू में धीमा रहेगा, बाद में स्पीड पकड़ लेंगे।
गॉसियन सरफेस। यहां से हमें नेट फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए भैया हमें क्या चाहिए होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यही तो लगाएंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और उसको भी क्या कर दिया, क्लोज्ड, क्योंकि क्लोज सरफेस की बात करते हैं गॉस लॉ में। अब बच्चों ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, और यहां पे हमने माना है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये याद रखना, हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो हर जगह बराबर से, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसके ऊपर एक सवाल आज होमवर्क में लेके आए हैं हम, पर अभी हमने माना कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज बराबरी से बटा है। अब बच्चों ऐसा चार्ज है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। अब हमें डीए देखना होगा, डीए कहां लेते हैं, गॉसियन सरफेस पे, तो यहां पे हमने बनाया डीए। बच्चों डीए क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा बनेगा, और किस तरफ बनाओगे, आउटवर्ड नॉर्मल। बताया था ना आपको 3D में जो एरिया वेक्टर होता है वो बाहर की तरफ, यहां एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसी तरह से यहां पे अगर यदि मैं डीए बनाऊं तो वो ऐसा बनेगा, आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री। कहीं पे भी देखें, यहां पे हम एरिया वेक्टर बनाएं तो ऐसे बनेगा, आउटवर्ड नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर, और किधर, बाहर की तरफ, इस सरफेस से बाहर की तरफ एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। चलो जो उसमें आ जाते हैं, और यहां पे डीए वेक्टर बाहर की तरफ और एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। यानी ये बात साबित हो गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 0 रहेगा। तो हम बोलेंगे यहां पे इंटीग्रल ई डॉट डी ए की जगह ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटीग्रल ई डी ए। अब क्या मैं इस इंटीग्रेशन से ई की वैल्यू को बाहर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। आपको दिख रहा है यहां पे क्या है, सिमेट्री है, आपको दिख रहा है यहां पे क्या है, सिमेट्री है। यानी यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस गॉसियन सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है भाई, ये भी उतने ही डिस्टेंस पे, ये भी उतने ही, ये भी उतने, ये भी उतने, ये भी। तो सिमेट्री की वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है, डायरेक्शनली वैल्यू। अब वैल्यू सेम है तो इस ई को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब बच्चों डीए 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 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बताओ सभी लोग, डीए 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 डीए, पूरे स्फीयर के लिए डीए 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 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सभी लोग बोलो, पूरे स्फीयर का डीए 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 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, स्फीयर का कंप्लीट एरिया, है ना, डीए डीए डीए, ये सर्किल नहीं है, स्फीयर है, डीए 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 सब जोड़ा तो एरिया ऑफ स्फीयर आ गया, यानी डीए 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 आएगा लास्ट में, एरिया ऑफ स्फीयर। और बच्चों एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कौन से स्फीयर का एरिया, बाहर वाले, है ना, इसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग, इसी का एरिया निकलेगा, तो यानी आ जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हो गया नेट फ्लक्स फ्रॉम द फॉर्मूला इंटीग्रल E डॉट डी ए। सबको क्लियर है इतना, मैंने बोला कि यहां पे भैया प्लस 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, आपको आउटसाइड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस बनाया, कैसा बना, स्फेरिकल बना, भाई इसके अबाउट सिमेट्रिकल, स्फेरिकल। हमने कहा फ्लक्स निकालना है, फॉर्मूला ई डॉट डी ए, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे। फिर एरिया वेक्टर कैसा होता है, सरफेस पे आउटवर्ड नॉर्मल, सरफेस पे आउटवर्ड, सरफेस पे आउटवर्ड, सरफेस पे आउटवर्ड, इनके बीच में एंगल 0 0 0, तो ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ई डी ए, ई बाहर लिया, क्यों बाहर लिया, क्योंकि हर जगह ई की वैल्यू क्या होगी, सेम, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, जितनी दूर ये है उतनी दूर ये, उतनी दूर ये, उतनी दूर ये, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में, नॉट 2D में, 3D में हर जगह सरफेस पे, हर जगह इसके सरफेस के हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इंटीग्रेशन ऑफ डीए करेंगे, डीए 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 डीए, सारे एरिया को जोड़ेंगे तो इस स्फीयर का कंप्लीट एरिया आ गया 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये तो नेट फ्लक्स लगा ला आपने विदाउट गॉस लॉ, विदाउट गॉस लॉ। अब गॉस लॉ से नेट फ्लक्स निकालना होगा, अपना अगला काम क्या होगा, गॉस लॉ की हेल्प से नेट फ्लक्स निकालना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, इसको नोट कर लो, इतना नोट कर लो, कर लिया, हाँ डेरिवेशन ही है, क्लियर है, आगे बढ़े।
आगे बढ़े, चलो अगर हम नेट फ्लक्स निकालें किसकी मदद से, गॉस अंकल की मदद से अगर हम नेट फ्लक्स निकाल लें तो वो हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर कितना चार्ज है भाई, इसके अंदर ये इतना चार्ज है पूरा। अब ये चार्ज कितना है हमको नहीं पता, हमें तो पता है कि सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया। भाई इसके अंदर कितना चार्ज है, ये रहा। हमें पता है कि हमारे पास एक वैल्यू है सिग्मा, वेयर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज है कैपिटल Q, तो कैपिटल Q अपॉन इसका कंप्लीट एरिया कितना होगा भाई, चार्ज तो इस पे है कि बाहर वाले पे, इस पे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहां से Q की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल। देखो पहला धीमे कर रहे हैं, आगे तेज करेंगे, समझते चलो। मैंने बोला भाई कैलकुलेटर नहीं आया, मैंने कहा यहां तक तो फ्लक्स निकाला E डॉट डी से, इसके बाद हमने कहा फ्लक्स निकालेंगे Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, गॉस लॉ से। तो जब गॉस लॉ से फ्लक्स निकालना होगा मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर ये चार्ज है। ये चार्ज कितना है, दे रखा है क्या, कहीं नहीं दिया। तो हमने कहा मान लेते हैं ये चार्ज कैपिटल Q है। हमें ये पता है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। बच्चों सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इस पूरे पे चार्ज Q है और इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। यहां से चार्ज की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहां पे आके हमने लिख दिया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स निकला गॉस लॉ से और ये फ्लक्स निकला हमारी कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन से कितना निकला है, फाइनेट E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। मेरे ख्याल से दोनों फ्लक्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर देंगे। E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों फ्लक्स को हमने इक्वेट कर दिया। 4 पाई मर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बोलो क्लियर है, सिग्मा R स्क्वायर, सबको क्लियर, बहुत बढ़िया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। अब बच्चों ये बताओ एक चीज, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए या लिख लो कम से कम बॉक्स में, है ना। अब बच्चों ये बताओ यहां पे क्या क्या कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट। कैपिटल R क्या है भाई, रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर, ये भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो क्या चीज वेरी कर रही है, स्मॉल r। यानी हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। किसके लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, किसके लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए। क्लियर है सबको, पहला वाला धीमे समझा रहे हैं, इसके बाद अपन स्पीड पकड़ लेंगे। सभी को क्लियर है, हमसे बोला था आउटसाइड पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई हमने क्या कहा कि r डिस्टेंस पे जाके एक गॉसियन सरफेस बनाया। पहले हमने फ्लक्स निकाला E डॉट डी से, हमने देखा E और dA हमेशा 0 डिग्री पे हैं, cos 0 रखा, ये रखा, फिर E इंटू dA को हमने किया dA जोड़ा 4 पाई R स्क्वायर, ये निकला। फिर हमने कहा कि फ्लक्स निकालते हैं गॉस लॉ से, फिर उसके बाद हमने फ्लक्स निकाला विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इतना। ये चार्ज कितना है, कहीं दे नहीं रखा था, तो हमने मान लिया ये चार्ज Q है। अब हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन इसका एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहां से चार्ज की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। फिर हमने यहां पे रख दिया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स और ये फ्लक्स सेम होगा, इक्वेट किया, ये मिला। फिर हमने बोला सिग्मा कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, स्मॉल r वेरिएबल, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर आउटसाइड। क्लियर है यहां तक, अच्छा सबको क्लियर हो गया। अब देखो अगर इसी को हम बात करें इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q, मान लेते हैं चार्ज, अब देखो बहुत बहुत अच्छा, ये एक्सप्रेशन कुछ कुछ पॉइंट चार्ज जैसा नहीं लग रहा है, कुछ कुछ होता है, कुछ पॉइंट चार्ज जैसा नहीं लग रहा है, कुछ पॉइंट चार्ज जैसा। पॉइंट चार्ज का ये होता था ना 1 बाई R स्क्वायर, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट टोटल चार्ज ऑन स्फीयर Q, ये जो अंदर वाला स्फीयर था, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो Q है। मान लेते हैं चार्ज गिवन था, कितना है Q,
और ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस। तो बच्चों दो तरह से फ्लक्स निकालोगे, एक तो कैलकुलेशन से, वो तो वही आएगा कितना, ये अपना कैपिटल आर है और ये वाला कितना है स्मॉल आर, तो ये कितना आएगा E इंटू 4πr²। और एक जब आप गॉस लॉ से निकालोगे, जब आप गॉस लॉ से निकालोगे तो गॉस अंकल हमसे क्या कहते हैं, Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसके अंदर चार्ज कितना, हमने सीधा मान लिया चार्ज Q है, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों फ्लक्स सेम होंगे तो E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू आई 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ओए होए होए, ये एक्सप्रेशन तो देखा हुआ लग रहा है, ये एक्सप्रेशन तो देखा हुआ है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बटे R²। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दैट इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बटे R²। ये तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। यानी यहां पे देखने में ऐसा लग रहा है कि ये Q चार्ज जो पूरे पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये यहां पे नहीं बल्कि सेंटर पे है। ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है कि ये Q चार्ज यहां पे नहीं सेंटर पे है। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बटे R²। पॉइंट चार्ज जैसा फॉर्मूला आ गया, पॉइंट चार्ज जैसा फॉर्मूला आ गया। यानी ऐसा देखने में लग रहा है कि ये चार्ज कहां पे है, एट दी सेंटर है, ऐसा फील हो रहा है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि Q सेंटर पे है। तो ये सिमेट्री का कमाल था कि ऐसा हमें फील हुआ कि Q कहां है, सेंटर पे। आप चाहे कंडक्टिंग स्फीयर लो, चाहे आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लो, चाहे आप सॉलिड स्फीयर लो, चाहे आप हॉलो स्फीयर लो, आई रिपीट अगेन, आप चाहे कंडक्टिंग स्फीयर लो, चाहे नॉन कंडक्टिंग लो, चाहे सॉलिड लो, चाहे हॉलो लो, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम बाहर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमेशा ऐसा फील होगा कि चार्ज सेंटर पे, कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको स्फीयर के ऊपर चार्ज देता है, सुनो मेरी बात, ये सब बातें बंद करो, अगर नॉन कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, ठीक है, बबीता हो, पुष्पा हो, चूहा हो, कैसा भी स्फीयर हो, अगर आपने उसको चार्ज दिया और आपने कहा कि उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो शॉर्टकट क्या है, उस चार्ज को कहां रख दो, सेंटर पे, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, खेल खत्म हो जाएगा। कैसा भी स्फीयर हो, आई रिपीट, कैसा भी स्फीयर हो, कैसा भी, हॉलो, सॉलिड, शेल, कोई भी स्फीयर आपको मिलता हो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, अगर उस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, आई रिपीट यूनिफॉर्मली, और आपसे कहता है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बच्चों कुछ नहीं, गॉस लॉ कुछ नहीं करना है, बस अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है कि ये चार्ज Q कहां पे है, सेंटर पे, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इसमें सबको ये पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता, इतना तो सबको पता होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो बाहर के लिए हमने देखा, आउटसाइड के लिए हमने देखा, हमने आउटसाइड के लिए देखा कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो पहले हमने सिग्मा के टर्म्स में बताया, सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। फिर हमने कहा मान लेते हैं कि स्फीयर पे चार्ज Q गिवन है, हमने कहा मान लेते हैं स्फीयर पे चार्ज Q गिवन है, तो बच्चों टोटल फ्लक्स जो कैलकुलेट किए थे वो तो यही रहेगा, E इंटू 4πr²। अब अंदर वाला चार्ज Q गिवन है, सिग्मा इग्मा कुछ नहीं करना, तो हमने बोला फ्लक्स कितना होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, इक्वेट कर दिया, ये एक्सप्रेशन मिला। ऐसा लग रहा है चार्ज कहां पे रखा है, सेंटर पे। सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ समझ में आएगा, पढ़ाने तो दो। अब आ गए हम इनसाइड में, अब हम इस स्फीयर के अंदर निकालेंगे। बाहर का फॉर्मूला सबको क्लियर है, सिग्मा कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r², या हटाओ जी, चार्ज Q को कहां रख देंगे, सेंटर पे, हटाओ, बाहर के चार्ज Q कहां रख दो, सेंटर, लगा दो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। मैं बोल रहा हूं दुनिया का कोई भी स्फीयर है, सॉलिड हो, हॉलो हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, शेल हो,
बस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो चार्ज को कहां रख सकते हो, सेंटर पे, और क्वेश्चन चुटकियों में खत्म, कोई गॉस लॉ लगाने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं इनसाइड की, कि अगर हम स्फीयर के अंदर, तो मान लेते हैं इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अंदर कहीं, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यानी हमें निकालनी है एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। और बच्चों इस बार r क्या हो जाएगा, लेस देन कैपिटल R। यहां पे फिर क्या बनाएंगे हम, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो यहां पे हम एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, कैसा बनेगा, स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये क्या बन गया हमारा, गॉसियन सरफेस बन गया, गॉसियन सरफेस बन गया। बच्चों पिछली क्लास का रिवाइज करके आओगे तभी मजा आएगा, वही कोचिंग वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। अब हमने कहा इसके लिए हमें निकालना है नेट फ्लक्स। बच्चों नेट फ्लक्स का फॉर्मूला है इंटीग्रल E डॉट डी ए। मैं तुमको पहले ही बता दूं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सभी को पता है, सबने आंसर लिख दिया, 0 होगी। अब तुम जिधर चाहो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, अंदर 0 होती है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज सारा कहां चला गया, बाहर, क्यू इनसाइड 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। खैर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे ऐसे अंदर है, यहां पॉजिटिव वजह से ऐसे अंदर है, यहां पॉजिटिव वजह से ऐसे अंदर है, यहां ऐसे अंदर है, यहां ऐसे अंदर है, यहां ऐसे, माना बस, जबकि हम बता रहे हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, 0। अब तुम चाहे बाहर मानो चाहे तुम अंदर, चाहे तुम रेडियली इनवर्ड मानो, आउटवर्ड, कुछ मानो, तुम स्ट्रेट लाइन मान लो, भाई है तो 0 ना, 0 को तुम किधर भी मान लो, मान लिया हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों अगर यहां पे मैं गॉसियन सरफेस पे डीए वेक्टर बनाऊं तो वो ऐसा बनेगा, आउटवर्ड नॉर्मल, यानी थीटा की वैल्यू ऐसा लग रहा है कि 180 है, ऐसा लग रहा है, असल में तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे अंदर जा रही है, यहां डीए वेक्टर बनाएंगे आउटवर्ड नॉर्मल, थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, 180, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही, डीए वेक्टर ऐसे बाहर आ रहा, थीटा लग रहा 180। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है तो थीटा 180, और बाहर होती तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में आंसर 0 आना है। तो हमने लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 ई डी ए इंटू -1। फिर हमने बोला कि एक बात बताओ, क्या इस ई डी ए में से माइनस भी है, क्या ई को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। सिमेट्री की वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम, हर जगह नहीं, गॉसियन सरफेस पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, क्यों सेम, क्योंकि चार्जेस से वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो यहां से हम ई को भी बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। बोलो समझ में आया। हमने बोला सिमेट्री की वजह से सारे पॉइंट जो सरफेस के हैं वो चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, सेम। अब जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर होती है, cos 0 लेके करो तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से होगा -a और इंटीग्रेशन ऑफ dA, यहां से dA 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 dA, इस स्फीयर के dA 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 dA, गॉसियन सरफेस के dA 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 को जोड़ो, क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कौन सा स्फीयर, गॉसियन सरफेस वाला, ये भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये बच्चों आपने नेट फ्लक्स लगाया बिना गॉस लॉ के। अब इसके बाद नेट फ्लक्स निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ, यही कर लेते हैं। तो फाई नेट अकॉर्डिंग टू गॉस चचा, फाई नेट अकॉर्डिंग टू गॉस चचा इज क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, बोले यही होगा। अब इसके अंदर चार्ज कितना है, गॉसियन सरफेस के अंदर, इसी के अंदर देखते हैं ना, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, कोई चार्ज नहीं, जो चार्ज दिया सब बाहर चला गया। इसके अंदर चार्ज है 0, तो यहां से नेट फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। भाई क्यू इनसाइड कितना है हमारा, 0 है, सारा चार्ज सरफेस पे है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स 0 है। अब बच्चों अंदर अगर फ्लक्स 0 है तो ये फ्लक्स बराबर होगा, जब दोनों को तुम इक्वेट करोगे तो यू विल गेट E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। भाई यहां से फ्लक्स की वैल्यू और यहां से फ्लक्स की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, यहां से साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। क्लियर है, क्लियर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ग्राफ आएगा अभी, कितनी है, 0। इतना धीमे तो पढ़ा रहे, कह रहे फास्ट हो रहा है, पिछला लेक्चर देख के ही नहीं आ रहे हो, कह रहे रिपीट कर दो। अरे हमने बोला भैया यहाँ पे चार्ज बटा हुआ है, हमने कहा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके एक गॉसियन सरफेस बना लिए, ठीक है। हमने कहा इस गॉसियन सरफेस पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dA करते हैं, है ना, नेट फ्लक्स निकालते हैं।
तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है ही नहीं, पहले हमने बता दिया आपको खुद ही कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं। फिर भी मान लो किसी ने सोचा कि पॉजिटिव चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे हमने बना दी। फिर हमने कहा भाई ई अंदर है और डीए वेक्टर कैसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, है ना, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो ई डीए कॉस 180, कॉस 180 को -1 रखा, यहां पे फिर ये माइनस बाहर आ गया। फिर हमने कहा हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, तो ई को बाहर कर लिया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीए, अब डीए 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 पूरे स्फीयर का जोड़ा, तो क्या आ गया, इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। ये फ्लक्स निकाला विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। अब हमने उसके बाद फ्लक्स निकाला यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, नेट फ्लक्स इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज Q/ε0, तो हमने कहा Q/ε0। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर 0 चार्ज है, तो Q इनसाइड 0 हो गया, नेट फ्लक्स 0। एक तरफ से कैलकुलेशन नेट फ्लक्स इतनी बोल रहा है, एक तरफ से कैलकुलेशन नेट फ्लक्स 0 बोल रहा है, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। सबको क्लियर है अब एकदम, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनसाइड चलेंगे तो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मतलब यहां से लेकर यहां तक हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देखो इसको समझना बहुत आसान था, ऐसा भी नहीं कि गॉस लॉ का जरूरत, कच्छो नहीं, सोचो यहां से लेकर यहां तक कोई चार्ज ही नहीं है अंदर। गॉस लॉ बोलता है कि भाई अंदर अगर चार्ज 0, किसी सरफेस के अंदर चार्ज 0 तो फ्लक्स 0। अब बच्चों फ्लक्स 0 हो गया तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। क्लियर है सबको, यस सर, बढ़िया, ओके। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आउटसाइड पॉइंट चार्ज की तरह सेंटर पे रख लो, खत्म बात। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। अंडर इक्विलिब्रियम या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। आपने देखा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0। कल आपने सिलेंडर में भी यही चीज देखी थी कि सिलेंडर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, 0, जब तक वो कंडक्टिंग हो, जब तक वो कंडक्टिंग हो। अगर कोई कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। अंडर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा हो, जब तक चार्ज मूव ना कर रहा हो, हमेशा नहीं। कंडक्टर के अंदर ये मत रट लेना कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। भाई हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो तार में करंट कैसे फ्लो करेगा, वायर भी तो कंडक्टर होता है, उसमें करंट फ्लो करता है, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब तक बात करेंगे तब तक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अब चाहे वो कंडक्टर सिलेंडर शेप में हो चाहे स्फीयर। तो बच्चों स्फीयर का कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है, यहां तक क्लियर है, हाँ ये, हाँ बोर्ड क्लियर भी है। अभी आते हैं, अब स्फीयर कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। स्फीयर अगर कंडक्टिंग है तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि कंडक्टिंग स्फीयर में आउटसाइड जाना है तो क्या करो, जो चार्ज दिया है उसको उठा के सेंटर में रख दो, और आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। अगर आपसे इनसाइड बोलता है तो इनसाइड तो भैया चार्ज ही नहीं होगा कंडक्टर में, कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पे। तो जब Qin 0 तो फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अंदर 0 बाहर 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है। अब इसको लेके हम चलते हैं ग्राफ बनाने। अच्छा, इस पे आज एक डिटेल डिस्कशन होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे 0 होती है। आज मजा आने वाला है, इस पे फंसोगे, इस पॉइंट पे आज इस पॉइंट पे आप फंसोगे, क्योंकि इस पे एक बढ़िया सवाल आएगा इस पे आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, तो यहां तक समझ में आया। अब हमारे पास ग्राफ आ गया E वर्सेस R का। यहां तक देखो आप कहां पे हो, इनसाइड हो। इनसाइड सभी को पता है Q इनसाइड कितना है, 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। और अगर आउटसाइड की बात करें बच्चों, तो आउटसाइड तो भाई क्या करो, चार्ज को उठा के सेंटर पे रख देंगे, r डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 1/4πε0 Q/r²। और अगर सिग्मा के फॉर्म में दिया है तो सिग्मा कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन ε0 स्मॉल r का स्क्वायर। क्लियर है। अब इस ग्राफ को हम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, है, सेंटर से लेके कैपिटल R डिस्टेंस तक, जहां R की वैल्यू 0 है वहां से कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0।
और बाहर आपके दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहां तक तो 0 हुई, सडनली यहां पे बढ़ गई, सरफेस पे मैक्सिमम होती है बच्चों, बढ़ी, और बढ़ने के बाद बाहर कैसे घट रही, 1/r² से, बहुत तेजी से, कल से तेजी से, कल 1/r से घटी थी शायद, आज 1/r² से, क्योंकि आप देख रहे हो किसका फॉर्म ले लिया इसने, पॉइंट चार्ज का फॉर्म ले लिया। सो 1/r के स्क्वायर के हिसाब से ये घट रहा है। अगर आपसे कोई पूछे भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, सभी लोग बता चुके होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, सरफेस पे, एकदम सही। मैक्सिमम कहां होगी, सरफेस पे। बच्चों सरफेस के लिए स्मॉल आर की वैल्यू कितने इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर। भाई आर लेके चल रहे थे, यहां पहुंच के आर की वैल्यू कैपिटल आर, उठा के उसमें या इसमें किसी में भी रख दो, सिग्मा वाले में रखते हैं, सिग्मा कैपिटल r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r²। सिग्मा वाला इतना पसंद नहीं है पर ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। शायद यही एक्सप्रेशन कल भी आया था सिलेंडर के सरफेस पे, यही आया था सिलेंडर के सरफेस पे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बात को अब धीमे धीमे आप याद करना शुरू कर दो कि किसी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कंडक्टर के, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो, चाहे वो अपना स्फीयर हो, चाहे अपना कोन हो, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। चाहे वो सिलेंडर हो, कल भी मिला था ये एट सरफेस, कल मिला था कि नहीं, कल मिला था कि नहीं ये उसमें सिलेंडर में भी, है ना, और आज यहां पे भी यही मिल गया। क्लियर है? तो हमने कहा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, सबने बोला सरफेस, हमने कहा सरफेस के लिए आर की वैल्यू, ये जो आर चल रहा था कैपिटल आर के बराबर, यहां पे आर की जगह कैपिटल आर रखा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस, देखो ये क्वेश्चन नया तैयार हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा या 0, तो आपको याद रहना चाहिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये बड़ा आसान था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कंडक्टिंग स्फीयर का कहानी बड़ा आसान है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं, और बाहर निकालनी है तो चार्ज को रख दो सेंटर पे, और सेंटर से r डिस्टेंस दूर जाने पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। अब देखो मैं कराने जा रहा हूं बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल। कई लोग कह रहे हैं एनर्जी कम है, एनर्जी इसलिए कम है क्योंकि तुम लोग रिपीट बहुत करा रहे हो, तो एनर्जी सेविंग मोड में चल रहा है आज हम। चलो कोशिश करते हैं एनर्जी लाने की। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा, सेम रिजल्ट विल बी ट्रू, सेम रिजल्ट विल बी ट्रू फॉर अ हॉलो नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर। अगर आपके पास कोई इंसुलेटिंग स्फीयर है और वो हॉलो है, तो बच्चों हॉलो में चार्ज कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, सरफेस पे ही रहेगा। भाई हॉलो में अंदर तो चार्ज रहेगा नहीं जब तक सवाल में स्पेसिफाइड ना हो। तो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, अगर हॉलो है तो चार्ज कहां पे है, सरफेस पे। तो ये सारा रिजल्ट ट्रू होगा इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। ये सारा रिजल्ट, सेम रिजल्ट्स विल बी ट्रू फॉर अ हॉलो नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर्स। क्लियर है? बट आज हमें पढ़ना पड़ेगा नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड वाला केस। ये तो क्या है, नॉन कंडक्टिंग का हॉलो, हॉलो है तब तो चार्ज कहां रहेगा, बाहर। अभी मान लो कोई इंसुलेटर हो और वो सॉलिड हो, कोई इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है ना, प्लास्टिक का स्फीयर है मान लो, ठीक है, किसी प्लास्टिक किसी और मटेरियल का स्फीयर बना दिया आपने, डाइलेक्ट्रिक का स्फीयर। अब वो सॉलिड है, उसमें तुम चार्ज अगर भर दो, है ना, प्लास्टिक में तुम चार्ज भर दो तो चार्ज क्या सरफेस पे आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो अगर नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर होगा तब चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा, तब ये सारी बातें ट्रू नहीं होंगी। ये सारी बातें ट्रू होंगी 3 कंडीशन में। किसके लिए? अगर आपके पास कंडक्टिंग में सॉलिड हो, या आपके पास कंडक्टिंग में बोलो 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 हॉलो हो, या आपके पास नॉन कंडक्टिंग में भी कौन सा हो, हॉलो हो, तब ये सारी बातें ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है? नॉन कंडक्टिंग का अगर सॉलिड मिल जाए तो बताओ,
इंसुलेटर का सॉलिड स्फीयर मिल जाए, तब क्या होगा भाई? तब चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा, उसकी अलग कहानी पढ़नी पड़ेगी। आगे बढ़े, यो सबको क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सवाल आ गया, अब ये करके दिखाओ। एक्सक्लूसिव सवाल आज फिर लेके आए हैं, चलो। A charge plus Q is placed at the center of an uncharged spherical conducting shell of inner radius A and outer radius B. करो इसको, करो करो। A point charge Q is placed at the center of a point charge Q is placed at the center of an uncharged कंडक्टिंग शेल। ये रही कंडक्टिंग शेल, ये पूरी एक कंडक्टिंग शेल हमको दे रखी है इन्होंने। दिस इज अ कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए। बच्चों ये डिस्टेंस ए है, बाहर वाला डिस्टेंस बी है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा कितना है? ए है, बाहर वाला डिस्टेंस बी है। आपसे कहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए। बताओ क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई कंडक्टर के अंदर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 होगी कि नहीं? सभी को पता है, इसमें तो कोई पूछने वाला सवाल नहीं। किसी का कोई और सवाल है? भाई कंडक्टर है ना, ये क्या दिया है? अनचार्ज स्फेरिकल। कौन सी शेल है ये बच्चों? कौन सी शेल है? कंडक्टिंग शेल है ना। अब कंडक्टिंग शेल के अंदर पूछा है, अब हमसे कहा है आर लेस देन ए, अंदर यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अरे कितना हलवा सवाल, 0। गधे, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। यहां इन्होंने कहा है कि यहां पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, रख दिया है सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगी? इस रीजन में, इस रीजन में 0 होगी, क्योंकि ये कंडक्टर है। आप कहोगे सर पिछले सवाल में भी तो आपने बोला कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि भैया वहां चार्ज नहीं था अंदर, वहां चार्ज सरफेस पे था। भाई हॉलो स्फीयर को चार्ज कैसे दोगे? कैसे अंदर जाके चार्ज दोगे? वहां तो चार्ज सरफेस पे दोगे। इन्होंने क्या किया? चार्ज क्यों रखा और उसके ऊपर कहीं से एक शेल बैठा दी। ये 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन दी मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यहां पे 0 होगी, इसके अंदर 0 नहीं होगी। तो सर कितनी होगी? कुछ नहीं, गॉस लॉ लगाने का है अपने को। खाएंगे पिएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। ए डिंग डिंग डिंग, क्या बोलती तू? टा टा टा। ए क्या मैं बोलूं? सुन सुना। इस मूवी का सही नाम बताने वाले को अभी मिलेगी शाउट आउट, उसके नाम का शाउट आउट, जिसने सही नाम बताया इस गाने की मूवी का। हम क्या करेंगे? आर डिस्टेंस पे जाके क्या बना लेंगे? अपना गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए आप पूरी इक्वेशन लिख सकते हो। यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे दो तरीके से। एक निकालोगे फाइनेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए से। भाई आर क्या बोला है? लेस देन ए, तो यही तो बनेगा। कोई मिल गया नहीं है, छी आज की जनरेशन। ये कितना आएगा? ई इंटू 4 पाई। अब देखो नहीं बताऊंगा ये, अब मैं ये ना बताऊंगा। गुलाम एकदम सही, गुलाम किसने बताया? अजय ने। गुलाम ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब गुलाम के हीरो हीरोइन का नाम, तो ई इंटू 4 पाई आर। अरे छोड़ो, अच्छा तुम लोग ना बातूनी टीचर से बात कराने लगते हो, गलत बात। आ जाओ, तो अंदर है आर लेस देन है ये। अब बच्चों यहां के लिए फ्लक्स का ये फॉर्मूला लिखोगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही लिखोगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। और बच्चों गॉस लॉ से नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? गॉस लॉ से नेट फ्लक्स हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड है कितना? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वेट कर दो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। मैंने कहा था ना आज तुमको फंसाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट पे, यही फंस गए आप 0 बोल बोल के। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। हॉलो कंडक्टर के अंदर 0 होगी, इसकी गारंटी नहीं है। अगर चार्ज रख दिया तो कुछ नहीं, गॉस लॉ लगाने का है अपने को। भाई गॉस लॉ बोल रहा है इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने बोला इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू, ये तो समझ में आ गया होगा, स्फीयर के लिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। अब इसमें तो कोई नहीं हमसे कोई तो नहीं रो रहा इसमें कौन रो रहा है?
इसमें जो रो रहा है वो अपने मोबाइल पे अपना सर पटक दे। E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बटे r²। मजा आया रे, मजा आया रे, जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद बोला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ इंड्यूस्ड, ओहो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज Q डैश ऑन द इनर शेल ऑफ सरफेस। अब वो कह रहे हैं कि इसकी इनर शेल पे क्या इंड्यूस्ड चार्ज होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। अब वो बोल रहे हैं इसकी इनर शेल पे क्या इंड्यूस्ड चार्ज होगा। जरा पेज को पलटते हैं, यहां डायग्राम फिर से हमने बना रखा है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। हमसे ये कह रहे हैं कि यहां पे Q डैश है। देखो 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 देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज Q डैश ऑन द इनर शेल सरफेस। यहां पे इनर शेल ऑन द इनर शेल सरफेस, इनर शेल के सरफेस पे इन्होंने बोला Q डैश, हमने भी बोला Q डैश। ये कह रहे हैं यहां पे इंड्यूस चार्ज है, कितना होगा इंड्यूस चार्ज। कई लोग ने -Q बोला, रीजन क्या है -Q का। Why -Q, why माइनस कैपिटल Q, why this कोलावेरी डी why this कोलावेरी कोला। मैं देखो रीजन बताऊंगा, रीजन बहुत जरूरी है जानना। कई लोग कह रहे हैं नहीं चार्ज होगा, कोई इंड्यूस चार्ज नहीं होगा। देखो रीजन सुनो। आप एक काम करो, आप यहां से x डिस्टेंस दूरी पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो मेरे लिए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। आप x डिस्टेंस दूरी पे आके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। क्या करोगे, यहां पे बनाओगे गॉसियन सरफेस। सुनो, बातें छोड़ो और सुनो। हम निकालने जा रहे हैं Q डैश कितना है। कई लोग ने बोल दिया -Q, सही आंसर है। कैसे हुआ, हमने बोला यहां से x डिस्टेंस पे जाके हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया। इसके लिए अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें तो होगा E इंटू 4πx²। बोलो आया यहां तक। अब अगर इसको हम गॉस लॉ से पूछें कि भैया गॉस लॉ आप बताओ, गॉस अंकल आप बताओ कि यहां पे कितना फ्लक्स होगा, तो वो बोलेंगे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई हमने कहा एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं कंडक्टर के अंदर, मटेरियल में। कंडक्टर के मटेरियल में एक्स डिस्टेंस दूर जाके गॉसियन सरफेस मैंने बनाया। फिर मैंने कहा इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, E इंटू 4πx²। एकदम सही। फिर हमने कहा गॉस लॉ से कितना होगा, तो गॉस लॉ बोलेगा भाई इसके अंदर जितना चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है इसके अंदर, सभी लोग एक सुर में बोले, कितना चार्ज है, कितना चार्ज है। सभी लोग एक सर में बोले कितना चार्ज है। ना सुर है ना ताल है। अरे छिच्छी, ओए कोई ना बता रहा भाई इसके अंदर कितना चार्ज है। Q और Q डैश कितना हो गया, Q प्लस Q डैश डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों फ्लक्स सेम जगह से आए होंगे। E इंटू 4πx² इज इक्वल्स टू Q प्लस Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। अब अपन लगाएंगे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यानी ये कंडक्टर का मटेरियल है, दिखाई पड़ रहा है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 रख दोगे इज इक्वल्स टू Q प्लस Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट उधर जाके 0 हो गया, आपको मिलेगा Q डैश इज इक्वल्स टू -Q। आंसर सही था, कॉन्सेप्ट नहीं आया क्या। अरे आया क्या, अभी भी 0 बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला कि यहां पे एक चार्ज देखो, ये तो खुद ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज Q डैश ऑन द इनर शेल सरफेस। वो कह रहे हैं इनर शेल के, ये इनर है ना, सरफेस पे कितना इंड्यूस्ड चार्ज होगा। हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं, हम यहां सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे जाके गॉसियन सरफेस बनाते हैं और इसके लिए नेट फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्या होगा, E इंटू 4πx² और गॉस लॉ से कितना होगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना चार्ज है, Q प्लस Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। हमने दोनों ही फ्लक्स को इक्वेट किया। फिर हमने बोला कि मेटल की या कंडक्टर की जो सरफेस है या जो उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो ये 0, तो ये 0, Q डैश इज इक्वल्स टू -Q। क्लियर। अरे मजा आ गया भैया, मतलब हम लोग गलत समझ रहे थे सारी कहानी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी। अब तुमसे कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0, बोल दे रहा है ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज 0। अगर कहीं से हॉलो कंडक्टर मिल गया, अगर कहीं से हॉलो शेल मिल गई, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भैया।
तो फाइनली आप बोलोगे कि क्यू डैश की वैल्यू मेरे को मिल गई रे सरकार, कितनी है, -q। क्या आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हो? क्या आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हो? देखो यहां +q, यहां -q, भैया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगी, +q से -q। ओ सर, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी भाई, यहां +q और अंदर -q। ओ हो, यहां +q और यहां पे देखो माइनस 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 माइनस, बीच में प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं अगर वो हॉलो है, अगर उसके अंदर चार्ज रख दिया है। यहां -q क्यों हुआ, इसका रीजन क्लियर होना चाहिए। यहां -q इसलिए हुआ ताकि जब आप ये गॉसियन सरफेस बनाओ मटेरियल के अंदर कंडक्टर के, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। आपने मटेरियल में जब गॉसियन सरफेस बनाया और उसके लिए जब इक्वेशन लिखी और बोला इसके अंदर चार्ज कितना है, q + q डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेट किया, तब आपको यह बात समझनी होगी कि मटेरियल ऑफ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तब ये आया। रटना नहीं है कि q है तो -q, रट भी सकते हो वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात भी नहीं थी। अच्छा चलो यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा वाला उत्तर भी हमें मिल गया। दूसरे वाले का उत्तर है कि q डैश की वैल्यू है -q। अब आए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट r ग्रेटर देन b। अब ये होगा इसके पास, व्हाट इज द सरफेस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। पहले लास्ट पार्ट करेंगे। वो पूछ रहे हैं कि आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ये बताओ। बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा, होगा कि नहीं होगा? बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना होगा, कितना होगा? यहां +q, यहां -q। अब जरा ध्यान से सवाल को पढ़ो, ध्यान से सवाल को पढ़ो, उत्तर लिखा हुआ है, q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन अनचार्ज्ड स्फीयर। इसको अनचार्ज रहना है। और ध्यान से देखो, ये जो शेल है ये आइसोलेटेड है, इसको कोई चार्ज टच नहीं कर रहा। द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इसके ऊपर अगर टोटल चार्ज 0 था, अनचार्ज है, तो फाइनली भी 0 होगा। अभी देखो इस पे एक -q चार्ज आ गया है, तो इसके आउटर सरफेस पे, सॉरी हाँ, यहां -q आ गया है, तो आउटर सरफेस पे +q आ जाएगा, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? यहां -q आया तो यहां +q आ गया, किसकी वजह से? ड्यू टू कंजर्वेशन। कई लोग रट रहे हैं +q -q +q, रट लो, अभी सही है, पोटेंशियल के सवाल में हिल जाओगे अगर कॉन्सेप्ट नहीं सही है। गॉस लॉ का, गॉस लॉ ये बोलता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। यहां हो सकता है पर इसके अंदर नहीं होना चाहिए, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लगेगी मटेरियल में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो -q। फिर हमने बोला क्योंकि इस कंडक्टर पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, इसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, तो इसके ऊपर फाइनली भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो अंदर -q तो बाहर +q। क्लियर है? तो हमारे पास आखिरी उत्तर भी आ गया -q। अब ये बचा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट r ग्रेटर देन b। r ग्रेटर देन b मतलब बाहर कहीं, मतलब आउटसाइड, यहां पे r ग्रेटर देन b, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, r ग्रेटर देन b, ठीक है ना, r ग्रेटर देन b। सभी को पता है ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है एट r डिस्टेंस ग्रेटर देन b। कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है क्या? गॉस लॉ। यहां पे बना लो एक गॉसियन सरफेस, इसके लिए आप लिखो फ्लक्स का फॉर्मूला, E × 4πr² इज इक्वल्स टू, बोलो इसके अंदर कितना चार्ज है टोटल, +q -q +q +q -q डिवाइडेड बाई ε0। ये कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 1/4πε0 q/r²। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? कई लोग कह रहे हैं रिपीट, यहां +q यहां -q, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0। तो अगर यहां -q हो तो यहां +q लगा दो। भाई शेल पे शुरुआत में कोई चार्ज तो था नहीं,
शेल तो अनचार्ज थी, तो फाइनली भी अनचार्ज रहेगी। अब उसमें यहां माइनस क्यू आया तो बाहर प्लस क्यू आ गया, ताकि ओवरऑल ये अनचार्ज। फिर हमने कहा कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, आर ग्रेटर देन बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कुछ नहीं करो, यहां से आर डिस्टेंस पे जाके एक गॉसियन सरफेस बना दो, E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू नेट चार्ज, ये गॉस लॉ से ले आए, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इनसाइड कितना हो गया, प्लस Q माइनस Q प्लस Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, आगे बढ़े। अब जिसका नहीं आया वो लेक्चर को रिपीट करके देखेगा। आगे बढ़े, आओ अगला सवाल। A small metal sphere carrying charge plus Q, a small metal sphere carrying charge plus Q, ये metal sphere है, metal मतलब conductor, carrying charge plus Q is located at the center of spherical cavity in a large uncharged metal sphere as shown in figure। ठीक है, use Gauss theorem to find electric field at point P1 and P2। बताओ, यूज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूज, अभी कई लोग कह रहे हैं डेरिवेशन कहां, भी आएगी यार, पढ़ो तो। यूज गॉस थ्योरम, ऐप क्रैश वाले बाहर हो जाओगे, टीम लगातार 6 लोग बाहर हुए हैं, तुम तो गए बेटा, ऐप क्रैश वाले 6 लोग बाहर हुए हैं कल, आज और लोग बाहर होंगे, ठीक है, हाँ तुम तो जाओगे, जितने भी ऐप क्रैश लिख रहे हो सब जाओगे। तो हाँ, अब यहां पे कोई रिफंड भी नहीं है पैसा बर्बाद। आ जाओ, सवाल आ गया। A small metal sphere carrying charge plus Q is located at the center of spherical cavity in a large uncharged metal sphere as shown. Use Gauss theorem to find electric field at point P1 and P2। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या करोगे, गॉसियन सरफेस बना दो। ये डिस्टेंस कितना दिया है, R1 दिया है, सिंपल। अब आप क्या बोलोगे, E इंटू 4πr1 का स्क्वायर। एक बार फ्लक्स निकाला फॉर्मूले से, एक बार गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या बोलेगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई इसके अंदर कितना चार्ज है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जीरो नहीं होगा। E इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 का स्क्वायर। अरे भैया, चार्ज जब अंदर रखा है तब जीरो थोड़ी ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगी, P2 पे, क्योंकि ये मेटल के अंदर है। ये P1 पे तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, P2 की बात पूछे तो P2 पे आप बोल दोगे, P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि P2 कहां पे है, इन द मटीरियल ऑफ कंडक्टर। अगर यहीं आपसे कोई कहता कि इंड्यूस चार्जेस बताओ, सुनो ध्यान से, कोई आपसे कहता कि इंड्यूस चार्जेस बताओ, तो बच्चों इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, बाहर प्लस Q, खत्म। अब ध्यान से देखो, अगर यहां कोई गॉसियन सरफेस बनाए तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, जीरो। अगर यहां हम कोई गॉसियन सरफेस बनाए तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, माइनस Q प्लस Q, कितना हुआ, जीरो। क्लियर है, यहां प्लस Q तो यहां माइनस Q, बाहर प्लस Q, क्योंकि ये अनचार्ज लिखा हुआ है ना, अनचार्ज मेटल स्फीयर। यहां प्लस Q, यहां माइनस Q, यहां प्लस Q। भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, आप कुछ नहीं करो, यहां पे गॉसियन सरफेस बनाया, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख दोगे, E इंटू 4πr1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q इनसाइड कितना है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, खत्म। फिर हमने कहा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आपको पता है मेटल में कितनी होगी, मेटल के मटेरियल में जीरो होगी। रीजन भी बताया, प्लस Q माइनस Q प्लस Q। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, यहां पे बना लो गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। क्लियर है, आ गया सभी को, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आप खुद से करेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल डू ऑन योरसेल्फ। P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्योंकि आपने गॉसियन सरफेस बनाया, E इंटू 4πr1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और P2 पे नहीं हो सकती क्योंकि वो मटेरियल में है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आ गया। A spherical conducting shell of inner radius R1, ये एक spherical conducting shell है, inner radius R1 and outer radius R2 has a charge Q। इसके पास चार्ज Q है, बीच में नहीं रखा, इस बार बीच में नहीं रखा। A spherical conducting shell of inner radius R1 outer has a charge Q, इसके पास चार्ज Q है। अब बोला अ चार्ज स्मॉल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ शेल, तो इसको भी रख लेते हैं, अ चार्ज स्मॉल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ शेल। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा की वैल्यू पूछ ली, ऑन इनर सरफेस आउटर सरफेस ऑफ द शेल। बताओ
ऑन इनर सरफेस आउटर सरफेस ऑफ द शेल। ये वाला करके दिखाओ, ये और ये करके दिखाओ। चलो बताओ आंसर बताओ, ऑन इनर सरफेस आउटर सरफेस बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी है, क्या पूछा है? सिग्मा पूछा है ना। सिग्मा के लिए चार्ज निकालना पड़ेगा। बोला यहां पे कितना चार्ज होगा, यहां पे कितना चार्ज होगा। सोचो बताओ, सोचो बताओ, सोचो बताओ, क्या बता रहे हैं? कोई सही नहीं बता रहा, अभी तक कोई सही नहीं बता रहा, कोई भी नहीं सही। मैं पूछ रहा हूं यहां पे कितनी चार्ज डेंसिटी होगी। इसको चलो सिग्मा 1 बोल दूं, इसको सिग्मा 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड, नहीं किसी का सही नहीं है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अभी किसी का सही गया था, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। देखो, सुनो और समझो और सोचो। भैया यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां कितना चार्ज हो जाएगा? माइनस क्यू इंड्यूस होगा। और बच्चों यहां माइनस क्यू इंड्यूस हुआ तो बाहर फिर से प्लस क्यू इंड्यूस होगा। बोलो आया? भाई इस वाले शेल पे कितना चार्ज रहना चाहिए? सुनो ध्यान से, इस वाले शेल पे कितना चार्ज बोला है? अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज q। सवाल में दे रखा है, सवाल में आपसे बोल रखा है कि ये जो शेल है, इस शेल के पास चार्ज q होना चाहिए। फिर बोला अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, यहां पे q रखा। तो बच्चों इसकी वजह से यहां माइनस q इंड्यूस होगा और बाहर प्लस q आ गया। ये क्यों आया? ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि इस पे टोटल चार्ज q रहना चाहिए। अंदर माइनस q लाओगे तो टोटल चार्ज इसका कैपिटल Q नहीं रहेगा ना, इसीलिए बाहर प्लस Q लगा दिया। अभी भी इस पे टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q। भाई आइसोलेटेड सिस्टम है, ध्यान से देखो, इस शेल को कोई टच नहीं कर रहा। इस शेल पे इनिशियल चार्ज कितना दे रखा है आपको सवाल में? हैज अ चार्ज Q, a spherical conducting shell of inner radius r1 outer has a charge Q। इसके ऊपर स्टार्टिंग में इसके ऊपर चार्ज Q है, तो अंत में भी इसके ऊपर चार्ज Q ही रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसे कोई टच नहीं कर रहा। पर यहां प्लस Q होने की वजह से यहां माइनस Q इंड्यूस होगा। वो भैया इसलिए क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लानी है। यहां माइनस Q क्यों इंड्यूस हुआ है? समझ में आ रहा है? यहां माइनस Q क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, तो यहां माइनस Q। पर यहां माइनस Q लाते ही इसके ऊपर टोटल चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, जो कि गलत है। इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल Q चाहिए, तो माइनस Q लाते ही बाहर प्लस Q इंड्यूस कर दिया, ताकि इस पे टोटल चार्ज कितना रह गया? कैपिटल Q। अब आपसे पूछा है चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस। बच्चों इनर सरफेस पे चार्ज कितना है? माइनस Q। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा अंदर वाले स्फीयर का? 4 पाई r1 का स्क्वायर। बाहर वाले पे टोटल चार्ज कितना हो गया? Q प्लस स्मॉल q। और बाहर वाले का सरफेस एरिया 4 पाई r2 का स्क्वायर। बोलो आया? बोलो आया? अब आया? हाँ अब समझ में आया। अंदर वाले में पाई आर स्क्वायर का लोग लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, स्फीयर है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब आया? क्लियर? भाई कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे कुछ नहीं करना है। ये दे रखा था अपने को, सुनो ध्यान से, और हमसे बोल रखा है कि इसके ऊपर चार्ज Q है। तो बच्चों ये चीज तो कंजर्व्ड रहनी चाहिए ना, इसके ऊपर चार्ज Q ही रहना चाहिए। बोला सेंटर में एक चार्ज प्लस Q, हमने बोला ठीक है। अब बच्चों इसकी वजह से यहां माइनस Q आना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही तुम ये गॉसियन सरफेस बनाओगे इसके अंदर नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आनी चाहिए। अब यहां माइनस Q लगाते ही शेल पे कितना चार्ज होने लग गया? Q माइनस Q। गलत, इस पे तो Q रहना चाहिए, तो यहां माइनस Q तो बाहर प्लस Q। अब इनर सरफेस के लिए क्या लिख दोगे? सिग्मा 1 कितना हो जाएगा? माइनस Q अपॉन 4 पाई r1 का स्क्वायर। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2। और बाहर वाले पे बात करें तो चार्ज कितना हो गया? Q प्लस Q अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जिसको ना आया वो इसको रिपीट करके देखेगा।
माइनस क्यू क्यों है, कई लोग पूछ रहे हैं। अरे भैया यहां पे तुम क्यू चार्ज रखोगे और ये अपना क्या है, मेटल है। अगर ये मेटल है बच्चों तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, यहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, 0, तभी तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, है ना। गॉस लॉ लगाओगे, ई इंटू मान लो 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये चीज 0 तभी आएगी जब ये 0 हो। अब क्यू इनसाइड 0 कैसे होगा, यहां प्लस क्यू है तो यहां माइनस क्यू लगा दो, इंड्यूस हो गया। माइनस क्यू लगाने से क्या हुआ, इसका चार्ज कंजर्वेशन बिगड़ गया, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू चाहिए था, तो माइनस क्यू अंदर तो बाहर प्लस क्यू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट चार्ज इस पे अभी भी कैपिटल क्यू। क्लियर है आप सबको, बहुत बढ़िया, आप सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्यू प्लस क्या, भाई बाहर देखो ऑलरेडी क्यू चार्ज था। अब बोल कई लोग कह रहे हैं ये कैपिटल क्यू चार्ज बाहर ही क्यों आया। एक बड़ा ही वाजिब सवाल है कि ये कैपिटल क्यू बाहर ही क्यों रहा। भाई एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, ये भाग के बाहर आ जाएगा जहां मैक्सिमम दूरी पे हो, तो ये क्यू देते ही बाहर आ जाएगा, ये क्यू बिल्कुल भी अंदर नहीं रहेगा। और कैपिटल क्यू ये वाला किससे आया, इंडक्शन से। क्लियर है अभी, चलो इससे ज्यादा आप फील नहीं दे सकते, आगे बढ़े। अब आगे अपना अगला टॉपिक आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर स्फीयर, वो भी सॉलिड। बच्चों अगर ये सॉलिड ना होता, हॉलो होता, तो क्या ये सब करने की जरूरत थी। हॉलो होता तो चार्ज कहां रहता, उसके सरफेस पे रहता, और चार्ज सरफेस पे है तो कहानी अपने को क्लियर है। ध्यान से, ये हम लोग ऐसा दे रखा है सॉलिड, अगर यही मान लो अपने पास होता नॉन कंडक्टिंग और हॉलो, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हॉलो है तो चार्ज कहां पे चला जाता है, इसके सरफेस पे, और हमको पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, 0। बाहर कोई पूछता तो हम चार्ज को कहां पे रखते, सेंटर पे, r डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r स्क्वायर, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कई लोग कह रहे हैं इसका बी पार्ट बचा है, आ जाओ बी पार्ट भी कर लो, हलवा है यार, कुछ तो खुद भी करो, हलवा सवाल है। पूछा राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x ग्रेटर देन r2, x ग्रेटर देन r2, यहां पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये इस बार बोर्ड में आया था, एकदम सही बोल रहे हो, सीबीएसई में आया सवाल है। एट अ पॉइंट x ग्रेटर देन r2, r2 से बाहर आके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, निकाल सकते हो। अरे जी हलवा सवाल हो जाएगा ये तो, x ग्रेटर देन r2, x ग्रेटर देन r2 निकाला जाए, x ग्रेटर देन r2, आओ निकालते हैं। यहां से मान लो हम यहां आ गए ग्रेटर देन r2, यहां पे बना लेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इसके अंदर कितना चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, प्लस क्यू और क्यू बचा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतना समझ में आया। भाई हमसे पूछा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ x डिस्टेंस दूर, तो हम x डिस्टेंस दूर आके क्या बना लेंगे, एक गॉसियन सरफेस। इसके लिए भाई अब गॉस लॉ, अरे इसके लिए जब तुम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओगे तो E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर आएगा, विच इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसके अंदर कितना चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, क्या बचा, क्यू प्लस क्यू, खत्म हो गई कहानी, इज इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी अपॉन आर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है, कुछ नहीं करना है, हाँ बोर्ड का है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक भी बोर्ड का है। यहां से x डिस्टेंस दूर है, यहां पे हमने क्या बनाया, एक स्फीयर बना लिया, है ना। हमसे पूछा था सवाल में एट अ डिस्टेंस x ग्रेटर देन r2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर, तो x ग्रेटर देन r2 पे आ जाओ और x ग्रेटर देन r2 पे आके क्या बना लो, x ग्रेटर देन r2 पे आके हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया। इसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कितना चार्ज है, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा, क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक्सप्रेशन क्लियर, क्लियर है अभी सबको, क्लियर है, मजा आया, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर जो कि सॉलिड हो।
नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग जो कि सॉलिड हो। अब भाई कंडक्टिंग होता तो जो चार्ज देते वो उसके सरफेस पे आता, और नॉन कंडक्टिंग भी अगर हॉलो होता, नॉन कंडक्टिंग में भी हॉलो खोखला होता तो चार्ज सरफेस पे होता। पर ये नॉन कंडक्टिंग में क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो बच्चों नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में क्या होगा, तुम चार्ज इसके अंदर ठूसोगे, चार्ज बाहर नहीं भाग पाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल कर रहा है पर वो सरफेस पे नहीं जा सकता, क्योंकि नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर चार्जेस को मूव नहीं करने देता। क्लियर है। अब यहां क्या होगा, चार्ज इसमें पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हम एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो नेचर ने थोड़ी ना कहा कि यूनिफॉर्म क्या होता कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो। अरे वो प्लास्टिक है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे पड़ा है, तुमने चार्ज इधर ठूसा, वो इधर फैल गया, उधर फैल गया, किधर भी। हम तो इसका सबसे बेस्ट केस पढ़ते हैं जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। बात मेरी सुन लो, अगर कंडक्टिंग होता तो चार्ज देते सरफेस पे आ जाता, नॉन कंडक्टिंग में हॉलो होता तो भी चार्ज सरफेस पे, तो सारी कहानी जो पढ़े थे वही लगाते। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। पर नॉन कंडक्टिंग में सॉलिड होते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आपने इसके अंदर चार्ज भरा, आपने सोचा चार्ज आ जाएगा सरफेस पे, चार्ज नहीं आया। चार्ज रिपेल तो हुआ पर जब निकलना चाहा तो नॉन कंडक्टर ने कहा भैया हम इंसुलेटर हैं, हमारे अंदर मोशन पॉसिबल नहीं है, तो जो जहां है वो वहीं रुक जाए। तो जो जहां था वहीं रुक गया। यानी आप यहां पे नोट करके ये बात लिख सकते हो, एनी चार्ज, यहां पे आप नोट करके लिख सकते हो कि एनी चार्ज गिवन टू नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर के लिए और क्या टर्म होता है, डाइइलेक्ट्रिक, और क्या टर्म होता है, इंसुलेटर, remains at its place, remains at its place, कहीं मूव नहीं करेगा। अब उन्होंने कहा कि यहां पे चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, पूरे वॉल्यूम बाई स्फीयर वॉल्यूम पूरे में बट गया है। तो हमने एक नई चीज पढ़ी रो, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चों ये क्या होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर, तो आज रो की बात होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉन कंडक्टर को जो भी हम चार्ज देंगे वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पर कहीं बाहर नहीं आएगा। ऐसा हमने माना यूनिफॉर्म, जरूरी नहीं यूनिफॉर्म हो, हम सबसे बेस्ट केस ले रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दो जगह, एक इनसाइड एक आउटसाइड। इस बार इनसाइड 0 नहीं होगी क्योंकि इनसाइड चार्ज है, अगर चार्ज नहीं होता तो 0 होती। तो आगे बढ़ते हैं, पहला केस आया आउटसाइड का, चलो पहले आउटसाइड पढ़ते हैं, इसके बाहर। तो हम आउटसाइड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, सेंटर से r डिस्टेंस दूर आके, सेंटर से r डिस्टेंस दूर आके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको। बच्चों हम यहां पे क्या बना लेंगे, सबको अब समझ में आ गया है, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। क्या हम इसके लिए अब ये लिख सकते हैं कि इस टाइम r जो है कैपिटल R से बड़ा है। अगर हम यहाँ पे नेट फ्लक्स निकालें फॉर्मूले से तो सभी को अब समझ में आ गया, आएगा E × 4 पाई r²। बोलो ये चीज सबको अब समझ में आ गई है, ये चीज सबको समझ में आ गई है, E × 4 पाई r²। बताओ क्या इसमें E.dA करने की जरूरत पड़ेगी कि ये चीज आपको क्लियर है, सबको पता है ना। क्या करोगे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहां पे आप अज्यूम किया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, फिर एरिया वेक्टर यहां पे लोगे DA ऐसे है, उनका एंगल थीटा 0 आएगा, फिर आप लिखोगे जो नेट फ्लक्स होगा कितना होगा, इंटीग्रल E.dA, फिर E.dA cos 0 करते 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 यहां पहुंच जाओगे। सबको यहां तक क्लियर है, बहुत क्लियर है। अच्छा, अगर गॉस लॉ से हम नेट फ्लक्स निकालें, अगर हम गॉस लॉ, गॉस चचा की मदद लें और नेट फ्लक्स निकालें तो आएगा Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसके अंदर कितना चार्ज है नहीं दिया सवाल में, हमें नहीं दिया, नहीं दिया है ना। क्या कह रहे हो, वाई नॉट एरिया, क्या चीज, हाँ गॉस लॉ से अगर हम पूछें तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब इसके अंदर कितना चार्ज है नहीं पता, मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज है Q। ये तो समझ में आ गया ना कि E × 4 पाई r² ही आएगा भाई, DA लोगे E.dA cos 0, E.dA को है ना, यहाँ देखो इज इक्वल्स टू E.dA cos
0, इंटीग्रेशन cos 0 की वैल्यू 1, e dA का इंटीग्रेशन हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dA को जोड़ा तो इसका एरिया आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यही वहां लिखा है। अब इसके अंदर चार्ज कितना है नहीं पता, हमने मान लिया चार्ज है Q। अच्छा बच्चों इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है कैपिटल R। अब इसके अंदर चार्ज हमको नहीं पता, हमने माना, हमें पता है चार्ज की डेंसिटी रो। बच्चों रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस पे चार्ज कितना माना Q, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई कैपिटल आर। अब यहां कैपिटल आर होगा कि स्मॉल आर होगा, ये बात आप जल्दी से बताएं। यहां पे कैपिटल आर होगा कि स्मॉल आर होगा, ये आप बताएं। 4/3 कैपिटल आर क्यूब, यहां से Q की वैल्यू मिल जाएगी रो इंटू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर सबको क्लियर है, स्मॉल आर तो नहीं होगा क्योंकि चार्ज किस पे है, इस स्फीयर पे। कितना चार्ज माना Q, डेंसिटी कितनी रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से Q इनसाइड की वैल्यू मिली रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या हम इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप निकाल सकते हो, सभी लोग निकाल सकते हैं, रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। कहां बात की, आउटसाइड की बात की। सबको क्लियर है यहां तक, इजी, एकदम इजी। सो हमने देखा कि आउटसाइड गॉस लॉ वगैरह लगाने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई दैट इज रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे रो कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर। यार ये तो फिर से लग रहा है पॉइंट चार्ज की कहानी, पॉइंट चार्ज जैसा, फिर से ये पॉइंट चार्ज जैसा लगने लगा। है कि नहीं? तो क्या सच में इस बार पॉइंट चार्ज की कहानी सही होगी? हां लग तो रहा है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं टोटल चार्ज ऑन स्फीयर भी Q। ये जो स्फीयर दे रखा था, मान लेते हैं इस पे टोटल चार्ज कितना है थोड़ी देर के लिए, Q मान लेते हैं। अब हम यहां से कितने डिस्टेंस दूर गए थे, r डिस्टेंस दूर जाके हमने यहां पे आउटसाइड थे ना, ये बनाया था, हमने लिखा था E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोल सकते हैं Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। बोले यहां तक समझ में आया? ये लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, सभी लोग ने बोला नहीं लिख सकते, कोई कह रहा है लिख सकते कि नहीं, हाँ या ना? भाई ये वाला फ्लक्स निकाला हमने फॉर्मूले से और ये वाला फ्लक्स निकाला हमने गॉस लॉ से, दोनों फ्लक्स बराबर, सब लोग ने बोला यस यस यस। अब Q इनसाइड Q ही दे दिया आपको, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, यानी ऐसा फिर से लग रहा है कि Q सेंटर पे रखा है, नहीं लग रहा है? यहां से r डिस्टेंस दूरी पे आने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर, मतलब ऐसा लग रहा कि ये Q सेंटर पे रखा, चाहे कंडक्टिंग, चाहे नॉन कंडक्टिंग, चाहे हॉलो, चाहे सॉलिड, चाहे शेल, कुछ भी हो, अगर चार्ज Q है और आउटसाइड पॉइंट की बात है तो आप मान सकते हो चार्ज Q एट सेंटर। यही चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि नहीं? शुरू में यही बताई थी ना, चाहे कंडक्टिंग, चाहे नॉन कंडक्टिंग, चाहे हॉलो, चाहे सॉलिड, अगर चार्ज Q दे रखा है और बाहर की बात की है तो आप Q को हमेशा सेंटर पे मान सकते हो जब तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो।
अदरवाइज नहीं, जब तक यूनिफॉर्म, यहां यूनिफॉर्म था। क्लियर है? तो भाई साहब हमने देखा कि आउटसाइड जो कहानी है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, समझ में भी आता है। ऐसा लग रहा है ये सारा चार्ज सेंटर में, चाहे कंडक्टिंग, मेरे साथ सभी लोग, चाहे कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग, चाहे कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग, चाहे सॉलिड चाहे हॉलो, अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को एग्जाम में कहता है तो हम गॉस लॉ नहीं लगाएंगे, हमें पता है चार्ज क्यू कहां है, सेंटर पे, वहां से डिस्टेंस r, सीधा खत्म। तो बाहर भैया ये चीज समझ में आ रही कि इलेक्ट्रिक फील्ड धीमे धीमे घट रही है। अब बात करते हैं इनसाइड की, अब बात करते हैं इनसाइड। इनसाइड भी कितने डिस्टेंस पे चलते हैं, इनसाइड भी कितने डिस्टेंस पे चलते हैं, इनसाइड भी डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर चलते हैं, ठीक है, r फ्रॉम सेंटर, स्मॉल r। तो इनसाइड अब निकालना है तो यहां से स्मॉल r पे आ गए, यहां क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस। अब बताओ क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वेयर r इज लेस देन कैपिटल R, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगी, हाँ या ना में जवाब दीजिए आप कमेंट्स में। क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी जीरो होगी, नो। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट से पकड़ो, रट रट के नहीं, क्योंकि अंदर चार्ज है इस बार इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस बार चार्ज है, इसके अंदर इस बार चार्ज है, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब यहां पे भी हम गॉस लॉ लगाएंगे, बस एक बात आप मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ऐसा आप अज्यूम कर लोगे यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ऐसा आप अज्यूम कर लोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, रेडियली आउटवर्ड्स। अब यहां पे फिर से हम गॉस लॉ लगा दें, अगर हम गॉस लॉ लगाएं तो हमारे पास क्या लिख के आ जाएगा, अगर हम गॉस लॉ लगाएं तो क्या लिख के आ जाएगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू, अच्छा ऐसे नहीं करते, आ जाओ, अगर हम गॉस लॉ लगा दें तो सॉरी, अगर हम फ्लक्स निकालें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आराम से चलते हैं कॉन्सेप्ट से, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो वो होगा इंटीग्रल E डॉट dA। फिर सबको दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो वही कहानी होगी सारी, E dA cos 0, E dA cos 0, है कि नहीं। तो इसको आप फिर से लिखोगे इंटीग्रेशन E dA cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA, dA 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 जोड़ा, dA 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 जोड़ा कितना हो गया, E इंटू 4πr²। एक तो आपने ये निकाला नेट फ्लक्स, दूसरा आप नेट फ्लक्स निकालोगे बच्चों गॉस लॉ से, ठीक है। तो गॉस चचा से हमने पूछा कितना फ्लक्स है, उन्होंने बोला बेटा क्यू इन बड़े एप्सिलॉन नॉट लगाओ, है ना, दिमाग की बत्ती जलाओ, हमने बोला ठीक है क्यू इन बड़े एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। अब यार इसके अंदर कितना चार्ज है ये कैसे पता चलेगा, हाय 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 हाय, ये कितना चार्ज है ये कैसे पता चलेगा, ये बताओ, ये कितना चार्ज है कैसे पता चलेगा, ये कितना चार्ज है कैसे पता चलेगा, बताओ भाई, ये चार्ज कैसे पता चलेगा। हमने कहा चार्ज डेंसिटी हमारे पास रो है, रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज स्मॉल क्यू है, भाई कैपिटल क्यू नहीं मानते, कैपिटल क्यू तो हम पूरे पे मान रहे हैं, है ना, तो मानने को मान लो इस सवाल में, तुम्हारी मर्जी है, बट फिर भी दिमाग अच्छा रखने के लिए स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू चार्ज इतने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस स्मॉल क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस मच वॉल्यूम। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट दिस रो इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू अपॉन ये वॉल्यूम, बच्चों ये वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³। यहां से Q की वैल्यू मिल गई, कितना हो गया, रो इंटू 4/3 πr³। नहीं भी दिख रहा तो समझ गए, यहां से Q की वैल्यू हो गई रो इंटू 4/3 πr³। और यही चार्ज इस सरफेस, अच्छा बाहर वाले चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही कहानी हम लोगों ने देखी थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब G निकाला था हमने, याद है क्या तुमको, क्लास 11 से जब हम निकाला था, सेम यही चीज देखी थी। तो सेम यहां पे भी होगा, Q इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 πr³। कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं वीडियो रुकी है, मेरी वीडियो देखो चल रही है एकदम उसी फॉर्म में, जहां पे आप हो वहीं पे हम हैं, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ठीक है, 7 to 8 सेकंड्स का लैग होता है हमेशा।
एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ Q इनसाइड कितना हो गया, यही चार्ज अंदर है, तो Q इनसाइड हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, सॉरी रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब भैया ये फ्लक्स और ये फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, दोनों सेम होगा कि नहीं, दोनों सेम होगा, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर रो इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब। तो एक बार हमारा फ्लक्स आ रहा है कैलकुलेशन से E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और एक बार हमारा नेट फ्लक्स आ रहा है गॉस लॉ से रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। बोलो यही है, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों सेम चीजें हैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से 4 पाई कैंसिल, E इज इक्वल्स टू रो आर क्यूब अपॉन, अच्छा यहां एप्सिलॉन नॉट भी होगा ना, यहां पे एप्सिलॉन नॉट भी होगा ना, गॉस लॉ में क्या होता है चार्ज के लिए, यहां पे देखो ये मिस कर गए हम लोग, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया रो इंटू आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक आर, 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां पे आई इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इनसाइड। इस बार इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, किस केस में, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग, नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग के सॉलिड केस में। बाकी सब में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, जीरो, और बाहर के लिए क्या करना है, चार्ज क्यू को सेंटर पे रख देना है। क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला भैया आपको अंदर चाहिए, तो मैंने यहां पे अंदर जाके एक गॉसियन सरफेस बनाया आर डिस्टेंस पे इनसाइड में। इसके लिए मैंने कहा भैया फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने क्या बोला कि भाई नेट फ्लक्स क्या होगा, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से। इसके अंदर कितना चार्ज है, हमने Q माना, चार्ज डेंसिटी रो है, चार्ज अपॉन इतने का वॉल्यूम, भाई इतना चार्ज चाहिए, पूरा चार्ज नहीं चाहिए अपने को, जो इनसाइड चार्ज है। Q कैसा चाहिए हमको, सिर्फ इनसाइड वाला, इनसाइड गॉसियन सरफेस में पूरा। यहां पे कई लोग कह रहे हैं यहां पे कैपिटल आर क्यों नहीं रखा, भाई पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर का चार्ज चाहिए, तो इसके ऊपर चार्ज माना Q, तो रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर। यहां से Q की वैल्यू मिल गई, ये रखा, फिर इन दोनों फ्लक्स को हमने इक्वेट कर दिया, और करने के बाद एक्सप्रेशन मिला रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड जीरो नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, कब तक, सरफेस पे आने तक, उसके बाद घटेगी 1/r स्क्वायर से। अगर मैं यहीं पे पूछ लूं कि सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो बच्चों सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एकदम सिलेंडर वाली चीजें कॉपी हो रही है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर यहां से बड़ी 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 कहां तक, सरफेस तक, फिर घटना स्टार्ट कर दी। क्लियर है, क्लियर है, सेंटर पे 0 हुई, फिर यहां से बड़ी 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 बड़ी, कब तक बढ़ेगी बच्चों, कब तक बढ़ेगी, यहां पे है 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर यहां तक इंक्रीज करेगी और इसके बाद डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, फॉर्मूला क्या है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद कर लो, ये पूछा जाता है, जेई में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, बोर्ड में भी ये फॉर्मूला आ सकता है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको याद रखना है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, क्लियर है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा आगे बढ़े, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कहां पे, इनसाइड, और आउटसाइड क्या हो रही थी, पॉइंट चार्ज को रख दो सेंटर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया भैया लेट टोटल चार्ज ऑन स्फीयर बी Q, ये वाला भी कर लेते हैं। मान लेते हैं स्फीयर पे टोटल चार्ज Q है, इस स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज Q है, रेडियस कितना है बच्चों इसका, कैपिटल R। क्या आप यहां से अब रो की वैल्यू बता सकते हो,
Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। मान लेते हैं टोटल चार्ज पूरे स्फीयर का, छोटे वाले का नहीं, पूरे स्फीयर का चार्ज Q है, रेडियस कैपिटल R, तो क्या रो की वैल्यू ये हो जाएगी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो निकाल रखा है वो है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड का। अगर मैं यहां रो की वो वैल्यू रख दूं तो Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे बोल सकते हैं। 3 से 3 मर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई R। इसको जरा नोट करना, इस फॉर्मेट में भी क्यों पढ़ा रहे हैं, कई बार क्या होगा 4 ऑप्शन दे देगा है ना। आप जेई मेंस में 4 ऑप्शन, अब तुम जो याद करके बैठे हो रो R/3 एप्सिलॉन नॉट, और वो आपको ये चिपका दिया, आप सोच रहे हो सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो आप ये समझो भैया रो की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। रो की वैल्यू क्या हो गई, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज के टर्म्स में भी आपको कहानी याद होनी चाहिए और आपको रो के टर्म्स में भी याद होनी चाहिए। टोटल चार्ज के टर्म्स में भी याद हो और रो के टर्म्स में भी याद हो। रो के टर्म्स में रहा रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और वेरी सॉरी हाँ इनसाइड। क्लियर है सबको। आउटसाइड के लिए तो चाहे हॉलो हो, चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे सॉलिड हो, आउटसाइड के लिए चार्ज को सेंटर पे R डिस्टेंस दूर। एकदम क्लियर हो गया होगा सबको, ये समझ में आया रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने कहा इसको Q के टर्म्स में लिखा जाए। मान लो जो स्फीयर दिया है वो चार्ज डेंसिटी नहीं बताया, आराम समझो, जो आपको सवाल दिया है उसमें चार्ज डेंसिटी नहीं बताया, बताया नहीं, बोल दिया स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज Q इज गिवन, इट इज नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपसे बोला देयर इज अ स्फीयर विच इज नॉन कंडक्टिंग विच इज सॉलिड, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। उस पे चार्ज है कैपिटल Q, रेडियस है कैपिटल R। आपसे कहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r वेयर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, या फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो अब आप इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दोगे रो R अपॉन 3। भैया रो दिया ही नहीं सवाल में, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अपने को कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, रो आया कहां से, रो किससे आया, चार्ज। मान लो आपको चार्ज दे दिया एग्जाम में और आप ये रट के बैठे हुए थे, तो आपने कहा रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। वो बच्चा भी निकाल सकता है अगर दिमाग लगा ले। अब गधा बच्चा होगा तो नहीं कर पाएगा, जिसका दिमाग होगा वो समझ जाएगा, अच्छा ठीक है इन्होंने सवाल Q के टर्म्स में दे दिया है, हम रो के टर्म्स में पकड़ के बैठे हुए हैं, रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, रख दिया। क्लियर है, अब क्लियर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आ गया ग्राफ ऑफ E वर्सेस R। बच्चों यहां पे आप कहां हो, इनसाइड हो। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, जीरो होगी क्या, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सभी लोग लिखो रो R/3 एप्सिलॉन नॉट, या इसी को दूसरे फॉर्म में भी हमने पढ़ाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये। और आउटसाइड कितनी होगी बच्चों, आउटसाइड तो ऐसा लगेगा कि चार्ज कहां है, सेंटर पे। आउटसाइड से तो हमेशा चाहे कंडक्टिंग, चाहे नॉन कंडक्टिंग, चाहे सॉलिड, चाहे हॉलो, आउटसाइड से देखने में हमेशा ऐसा लगेगा चार्ज क्यों कहां रखा है, सेंटर पे। सेंटर से R डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। तो इनसाइड सबको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, बाकी चीजें कांस्टेंट है भाई, टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा, रेडियस कांस्टेंट होगा, रो कांस्टेंट होगा। और इनसाइड सभी को दिख रहा है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अच्छा हमने ये भी देखा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इनसाइड देखो क्या दिख रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू R, और आउटसाइड क्या दिख रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर अब हम ग्राफ बनाएं बच्चों, इसका प्यारे बच्चों इसका ग्राफ बनाएं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, और 0 से उठेगा क्योंकि शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो 0 से उठ के स्ट्रेट लाइन बन गई ये यहां पे। फिर इसके बाद क्या हुआ, घटने लगा 1/R स्क्वायर से, तो घटा दो, घट गया 1/R स्क्वायर से।
घट गया 1/r² से। अब बच्चों इसके सरफेस पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सब लोग बताओ। सरफेस पे कितनी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई सरफेस पे तो हमेशा क्या होती है, बताओ बताओ। अरे कहां जा रहे हो, जाते हो तो चले जाना, आखिरी सवाल करके जाना। एक सवाल और है, रुक जाओ, थोड़ा सा लो बैटरी में थे क्योंकि पहले क्लास बंद हो गई, फिर तुम लोग ने बहुत झेलाया, आज बहुत धीमे पढ़वाया, कोई बात नहीं, कल एक नई सुबह होगी, हम सब फिर जागेंगे। हाँ ये बताओ सरफेस पे कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सबको क्लियर है, सरफेस पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पे अरे मैंने बोला था कंडक्टर के सरफेस पे, तुम हर बार जाल में फंस जाते हो मेरे मैं हर बार जाल डालता हूं तुम फंस जाते हो। मैंने कंडक्टर के सरफेस पे बोला था, ये नॉन कंडक्टर है, यहां पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होती। डेफिनेटली मैक्सिमम सरफेस पे है, मैं ये नहीं कह रहा सरफेस पे मैक्सिमम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे है, बट दैट इज नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। भैया वो कंडक्टर के लिए था, रोने लगे लोग वो कंडक्टर के लिए था। यहां पे भाई सरफेस में निकालनी है तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, किसी भी एक्सप्रेशन में, दोनों में काम कर जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस will come out to be 1/4 pi epsilon naught, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा, एक आर कैंसिल, Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से देखोगे तो रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कंडक्टर के सरफेस पे, ये नॉन कंडक्टर था, तुम फंस गए जाल में। क्लियर है सभी को, क्लियर है? अच्छा देखो एग्जाम में ना एक चीज और सुन लो, अभी एग्जाम में तुमको बोलेगा नहीं नॉन कंडक्टर, सर ने तो बहुत तुमको मक्खन लगा के प्यार से एकदम, मेरा राजा बेटा सुन ले नॉन कंडक्टर, सुन ले चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, सुन ले सॉलिड, वो कुछ नहीं बताएंगे एग्जाम में आपको कि नॉन कंडक्टर है, सॉलिड है, ये कुछ नहीं। वो आपसे क्या बोलेंगे पता है, अ स्फीयर हैज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सवाल दे दिया, खत्म। अब तुम्हें खुद दिमाग लगाना है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है तो या स्फीयर हैज अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स वॉल्यूम, तो तुम्हें समझना होगा नॉन कंडक्टर। एग्जाम में वो बताएगा नहीं तुम्हें, क्लियर है? क्लियर है सबको? एग्जाम में वो आपको बोलेगा नहीं वहां पे कि भैया कि ये स्फीयर जो है अपना नॉन कंडक्टर, वो बोल देगा स्फीयर हैज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, या कुछ भी सवाल आपको बताएगा नहीं आके हिला हिला के भैया नॉन कंडक्टर है, सुन लो, नहीं, खुद से सोचना होगा। जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वॉल्यूम में बात करें समझ जाना इट इज नॉन कंडक्टर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। सो लेट्स गो टू लास्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू लास्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं ये कौन सही बताएगा, बढ़िया सवाल है। ए बी सी डी बताओ, ए बी सी डी, ए बी सी डी बताओ, ए बी सी डी बताओ। अनकंडक्टिंग स्फीयर, अ नॉन कंडक्टिंग, देखो बताया है मक्खन लगा के सर की तरह, अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, इज फिल्ड विथ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इज फिल्ड विथ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो माइनस रो, ध्यान देना, is filled with uniform charge density minus rho, the center of the sphere is displaced from the origin by d, center of जो sphere इसका कोऑर्डिनेट है d वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेस बाई का मतलब इसका जो वेक्टर कोऑर्डिनेट है वो d है सेंटर का। The electric field at any point p having position vector inside the sphere, ये कोई पॉइंट p है जिसका पोजीशन वेक्टर r है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट पॉइंट p, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट पॉइंट P। बताओ, बढ़िया सवाल है, अगर आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ा तभी बता पाओगे। बताओ, ए बी सी, सब लोग इधर उधर मार रहे हैं, ए बी, कोई परफेक्ट आंसर नहीं, ए सी बी डी, जुम्बा रे जुम्बा, आंसर नहीं पता, एक अच्छा ABCD लिख दिया। अच्छा ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है हमसे, हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास यहां पे एक स्फीयर है, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, रेडियस कैपिटल आर है, इज फिल्ड विथ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो। इसमें बच्चों पहली बात तो नेगेटिव चार्ज है, पहली बात इसमें कैसा चार्ज है, नेगेटिव। हम भाई पॉजिटिव के लिए केस पढ़ के बैठे हैं, इन्होंने सवाल नेगेटिव का बना दिया, कोई बात नहीं, क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड थी, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड हो जाएगी, इतना ही चेंज होगा। फिर इन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास कोई पॉइंट जो इसका सेंटर है, फिर हमसे इन्होंने कहा जो इसका सेंटर है
उसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज डी वेक्टर। ये ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है वो डी है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं नहीं 1,1 2,2 है ना, 1,2,3 i j कैप, वैसे ही उसका यहां पे इन्होंने पोजीशन वेक्टर। और एक p पॉइंट है कहीं यहां पे, इस जगह पे कोई p पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट p। एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो रही थी? अवे फ्रॉम द सेंटर। पिछले सवाल में देखो, जब लॉजिक पकड़ोगे तभी कर पाओगे ये। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो रही थी? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं आपसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो आप कहते सेंटर से लाइन जोड़ के बाहर फेंक दो। मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो आप सेंटर से लाइन जोड़ के बाहर फेंक देते। मैं आपसे कहता यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, आप सेंटर से लाइन जोड़ के बाहर फेंक देते। यही तो कर रहे थे। मान लो मैं आपसे यहां पूछता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, आप सेंटर से लाइन जोड़ के बाहर की तरफ ले जाते। यही करते हैं ना, यही करते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अब इसी तरह से यहां पूछिए आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है पी पे, तो आप क्या करोगे? सेंटर से लाइन जोड़ के इसको बाहर की तरफ फेंक दोगे। हाँ बोलो, यही करोगे? सेंटर से लाइन जोड़ के बाहर की तरफ फेंक देंगे। बच्चों ऐसा नहीं करेंगे, उसका रीजन ये है कि इस बार नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होगी। पिछली बार हम कोई भी पॉइंट ले रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही थी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। इस बार टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगी, तो ये होगा उसका डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो मेरे ख्याल से सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई इनसाइड का सबने पढ़ा था, याद भी किया था, कितना था? रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे r ये वेक्टर होता था। अभी देखो सब है वैसे ही, रो बाई 3 एप्सिलॉन, रो बाई 3 एप्सिलॉन। अब ये r नहीं लेंगे, एक मिनट, ये वाला आपको वेक्टर बनाना है। ये वेक्टर, ये इसका डायरेक्शन है ना, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट तक तो कहानी सही है। भाई ध्यान से समझो, कोई 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 टेंशन नहीं है, कोई यहां पे जल्दबाजी भी नहीं है। भाई यहां पे r क्या चीज थी? r ये डिस्टेंस था ना, इसको r वेक्टर बोल रहे थे। सेंटर से उस पॉइंट का जो वेक्टर था उसको r बोल रहे थे। सेंटर से उस पॉइंट का, आपको सेंटर से इस पॉइंट का वेक्टर बनाना है। इसका वेक्टर r, इसका वेक्टर d। बच्चों ये वेक्टर कितना हो जाएगा? d माइनस r हो जाएगा। भाई आपको ये वेक्टर रखना होता था ना सेंटर से इस पॉइंट का, और इस बार तो उल्टा हो जाएगा, पॉइंट से सेंटर का, क्योंकि नेगेटिव है। तो ये वेक्टर कितना होगा? यहां से यहां फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो करते हैं। फाइनल हाँ, कई लोग बोल रहे हैं बी गलत हो गया, क्योंकि आपको यहां से यहां नहीं जाना है। यू हैव टू गो फ्रॉम P टू C या P टू सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी। ये एक्चुअल में वो R था जो यहां रखते थे हम लोग। ये कितना हो जाएगा इस बार? D वेक्टर माइनस R वेक्टर। बोलो आया? भाई आप ये वेक्टर बताने लग गए, जबकि ये वेक्टर होगा ना टुवर्ड्स द सेंटर, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल आंसर विल बी रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट D वेक्टर माइनस R वेक्टर, D वेक्टर माइनस R वेक्टर। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहे हैं, सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहे हैं, ये रहा होमवर्क क्वेश्चन जेईई मेंस 2016 का। बढ़िया सवाल है, अभी नोट्स में भी आपको आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पे है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, वरना जिस दिन डीपीपी सॉल्व कराएंगे उस दिन इसको भी करा देंगे। सो यहीं पे आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। कल नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। कोई बात नहीं, आज के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।